हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो भी चीज़ें पढ़ाई गई थी, क्या वो आपको समझ में आ गई थी? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर समझ में आया होगा तो भी बताना, ठीक? तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सक्रियता श्रेणी होगा। देखो, सक्रियता श्रेणी तुमने फर्स्ट चैप्टर में एंड सेकेंड चैप्टर में भी कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे इसको रिवाइज करवा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। अब सक्रियता श्रेणी का क्या मतलब होता है? रिएक्टिविटी सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है? जैसे नंबर में सीरीज हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कैसे क्रमिक के हिसाब से रखते हैं, या तो घटते हुए या तो बढ़ते हुए, सीरीज वैसे ही होती है। तो यहाँ पे धातुओं में हमें क्या पढ़ना है? सक्रियता श्रेणी। इसके पहले धातुओं की जो भी चीजें थी, तुमने मेटल्स के बारे में जान लिया था कि मेटल्स क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली उसको हम लोग कह सकते हैं जो वाटर के साथ होता था। उसमें कई सारे मेटल्स हैं जो वाटर के कई तरीके के फॉर्म में रिएक्ट करते थे। कुछ वाटर जो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब ठंडे पानी से भी कुछ मेटल्स जो होते थे ठंडे पानी से भी अभिक्रियाएं कर लेते थे। कुछ क्या होते थे जो उनको गर्म पानी चाहिए था, लाइक मैग्नीशियम हो गया, ठंडे में क्यों आता है, जो सक्रियता श्रेणी में तुम्हारे ऊपर की तरफ आएंगे। ओके, क्लियर? ठीक। फिर नीचे क्या आता था? जैसे कुछ होते थे जो भाप के रूप में काम करते थे, तो उसमें कौन आते हैं? आयरन आता है, जिंक आते हैं, ये सारे थे। एल्युमिनियम वगैरह आते हैं। और कुछ ऐसे थे जो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते थे, तो उसमें कौन आता था? कॉपर आता है। और कौन आएगा? गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा। ये सारी चीजें थे जो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इसमें होगा कैसे? कैसे ये रिएक्ट नहीं करते हैं? इसको समझो, जरा सा ध्यान से समझो। इसमें होता क्या है? जैसे देखो, हमारे घरों में जो भी होती हैं, जो भी लेडीज होती हैं, जो ओल्ड है, जो बड़ी हैं, तो वो क्या करती हैं? कुछ न कुछ चीजें टेक करती हैं ना, गोल्ड की हो गया, सिल्वर की, वो लेती हैं। तो उनमें क्या होता है कि वो पानी से रिएक्ट करता है। अगर वो पानी से रिएक्ट करता है भाई, तो हम लोग प्रतिदिन तो नहाते हैं, या तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो डेली वाटर के साथ कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, तो वो वहां पर रिएक्ट नहीं करता। अगर रिएक्ट करता तो या तो हमारी स्किन को या हमारी बॉडी को किसी न किसी तरीके से वो हार्म जरूर करता। तो वहां पे ये चीजें क्लियर हो गई कि वाटर से ये रिएक्ट नहीं करती। ठीक। हाँ, मॉइस्चर से कर सकते हैं, लाइक आयरन हो गया, भाप से ये सब हो सकता है। तो वहां पे वाटर की प्रेजेंटिंग कैसी है कैसी नहीं, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है? मैंने अभी तुम्हें बताया है कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि किसी को क्या करना है? एक क्रमांक के रूप में रखना। श्रेणी क्रमांक के रूप में रखना। क्यों रखेंगे, कैसे रखेंगे? उनकी क्रियाशीलता के आधार पे, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पे हम एक श्रेणी में रखेंगे कि ऊपर से नीचे आएंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे, या मिडिल वाले होंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे। क्लियर हो पा रहा है? तो उसमें हम लोग कैसे जानेंगे? तो ये देखो, कुछ धातुएं ऐसे होंगे जो विद्युत के साथ रिएक्ट करेंगे तो अलग फॉर्म करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो किसी भी अदर अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? सक्रियता श्रेणी का मतलब तुमने समझा। सक्रियता श्रेणी का मतलब ये होता है बेटा कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? क्रमिक रूप से रखते हैं। सक्रियता श्रेणी एक प्रकार की सूची है जिसमें उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रमिक रूप से रखते हैं। अब जैसे आप लोगों के घर में कोई छोटा बड़ा होता होगा तो कैसे होता होगा? एज के हिसाब से, एज डिफरेंटेड होंगे उनमें, तो ऐसे ही रखे जाते हैं। तो उसी तरह सारे मेटल्स को क्या करते हैं हम लोग? उनके सूची के आधार पे, सक्रियता श्रेणी के आधार पे उनको रखा जाता है। उसमें कौन सा आएगा? पहला रासायनिक होगा, फिर उसके बाद विद्युत होगा, तो करंट में कैसा बिहेव करेंगे, अगर केमिकली किसी अदर सबस्टेंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैसा बिहेव करेंगे। तो हेडिंग बनाना इसमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी। हेडिंग क्या बनाओगे? धातुओं की धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। अब इनमें होगा क्या, इसके बारे में जान लो। ये सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिनमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रमिक रूप में रखा जाता है या व्यवस्थित किया जाता है। ठीक। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी धातुओं में उनकी क्रियाशीलता के आधार पर हम लोग पर रखते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन के सापेक्ष हम लोग रखते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिखना, ध्यान से सुनना। अब देखो, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया है। ये हुआ तुम्हारे पास क्या धातु है? इनको क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया है।
विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर हाइड्रोजन के सापेक्ष रखा गया है। बेटा इसमें क्या बोला गया है आपको कि हाइड्रोजन के सापेक्ष रखा गया। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर जो होंगे उनका कैसा बिहेव होगा और हाइड्रोजन के नीचे जो होंगे वो कैसे कहलाएंगे। तो देखो तुम लोग पढ़े ही हो, इसमें ध्यान से देकर देखोगे तो तुम लोगों को ये चीजें बताई गई हैं फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में। तो मैग्नीशियम तक जितने भी होते हैं बेटा, इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं ये सबसे अधिक क्रियाशील वाले होते हैं। यहाँ तक आपको जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं, ये क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील वाले हैं। ठीक, यहाँ से फिर उसके बाद तुम्हारा एल्युमिनियम से लेके हाइड्रोजन तक, एल्युमिनियम से लेकर हाइड्रोजन तक जो भी होते हैं ये होते हैं ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होने लगती है। ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे आएंगे उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएंगी, कम होने लगती है, जबकि नीचे से ऊपर चलते हैं तो क्रियाशीलता उनकी क्या होने लगती है, क्रियाशीलता उनमें क्रमिक रूप से वृद्धि करने लगती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे उनमें क्रियाशीलता वृद्धि होने लगती है। ये आपको कब देखने को मिलेगा, जल्दी से बता सकते हो कमेंट में, ये बताया गया है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन के सापेक्ष कौन होंगे, तो ये सब जो होंगे वो बहुत लोएस्ट होंगे, ये कम क्रियाशीलताएं के नीचे यहाँ तक जो होंगे सबसे अधिक। तो यहाँ पे लिखना ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की क्रियाशीलता में कमी, क्रियाशीलता में क्या होगी, कमी आती है, जबकि नीचे से ऊपर चलने पर धातुओं की क्रियाशीलता में क्रमिक रूप से क्या हो जाएगी, वृद्धि होती है। ये किसके सापेक्ष है बेटा, हाइड्रोजन के सापेक्ष है। यहाँ तक आप लिख सकते हो, ये सब किसके सापेक्ष है, हाइड्रोजन के सापेक्ष है। फिर इसके नीचे आएंगे सबसे कम क्रियाशील होंगे, सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील वाली धातु होंगी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्या बातें कही जा रही हैं। ये चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो ये आपके पास क्या है, मेटल्स हैं। तुम लोग पहले ही जानते हो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम और लिथियम जैसे जो भी धातुएं ऊपर आती हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, सबसे अधिक होती है। ये सब क्या होते थे, देखो ये सब रूम टेम्परेचर पे भी काम कर ले जाते हैं। लाइक सोडियम की, पोटेशियम की बात हो रही है, मैग्नीशियम भी कर सकता है लेकिन इसको पानी क्या चाहिए, गर्म चाहिए। फिर इसके नीचे जब आओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे उनकी क्रियाशीलता क्या होने लगेगी, ये घटते हुए क्रम में आएगी। ये जो एरो दिखाया गया है नीचे की तरफ, डाउन है ना, अप टू डाउन, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता कम होगी, लेकिन जब ऊपर से आप जब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। समझ में आ रहा है। और ये सब जो धातुएं हैं ये सब सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं, नोट कर लीजिए इतना।
अब हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं। सक्रियता श्रेणी के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं में क्या थी, इसके बहुत सारे प्रमुख लक्षण है, विशेषताएं। देखो सक्रियता श्रेणी हम लोग जान जाते हैं, तो उसके आधार पे कुछ धातुओं के बता सकते हैं कि धातुएं कैसी होंगी, अम्लीय होंगी, धात्विक होंगी, या फिर क्या होंगे, धात्विक लवण के साथ अभिक्रियाएं कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती। इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी की सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होगी कि कम होगी। धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो कैसी होगी, अधिक होगी कि कम होगी। और भी हम कई सारे पता कर सकते हैं कि उनमें जो हाइड्रोजन का क्या होगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर जो आएंगे उनकी सक्रियता श्रेणी कैसी होगी, जो हाइड्रोजन से नीचे आएंगे वो क्या करेंगे। जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं जो धातुएं वो क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर वो भाग लेंगी तो वहां पे हाइड्रोजन को वो विस्थापित कर देंगी, और अगर उससे वो कम है तो वो विस्थापित नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब ये है कि सक्रियता श्रेणी से हमें ये भी पता कर सकते हैं कि वो क्या करेंगी, विस्थापन अभिक्रिया शो करेंगी या फिर नहीं करेंगी। इतनी बातें समझ में आ रही है ना, क्या हो सकता है कि नहीं। इस श्रेणी में रखी गई जो भी धातुएं होंगी वो क्या होंगी, आसानी से विस्थापन या प्रतिस्थापन कर सकती हैं। फिर इसके अलावा ये भी होगा कि ये सब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी विस्थापित कर देंगी या फिर नहीं करेंगी। तो इतनी बातें हम लोग जान गए थे, और सक्रियता श्रेणी का था ये भी हम लोग जान गए थे। तो अब इसको नोट करो जरा। देखो यहाँ पे क्या है, सक्रियता श्रेणी के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं। सक्रियता श्रेणी के आधार पर यह बताया जा सकता है कि किसी भी धातु की क्रिया किसी अम्ल से या किसी धात्विक लवण से या जल से कराई जा सकती है या नहीं। अगर आपको सक्रियता श्रेणी पता रहेगा तो आप बता सकते हो कि वो जल से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं, या किसी धातु के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं, या फिर धात्विक लवण होगा मतलब साल्ट जो उसमें पाए जाएंगे उसके साथ रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा। फिर देन क्या है, सक्रियता श्रेणी की सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी धातु की क्रियाशीलता सबसे अधिक है या फिर सबसे कम। अगर आपको सीरीज याद होगा तो जितने भी टॉप टू बॉटम मतलब जो ऊपर की तरफ होते थे उनकी सक्रियता ज्यादा थी, जो मिडिल वाले होते थे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आते थे और उनकी सक्रियता श्रेणी कम होती है। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो रखे गए थे उनकी सक्रियता श्रेणी बहुत ज्यादा होती है, उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, और जो नीचे रखे गए हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है। सबसे कम किसमें होगा, जो होगा गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, और भी जो पाए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी गई धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। अगर तुम लोगों को चैप्टर फर्स्ट का याद होगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पढ़ाया गया था, विस्थापन अभिक्रियाएं। तो उसमें क्या होती थी, हम जब क्या करते थे, हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो भी हमारी धातुएं आती थी वो क्या कर देती थी, अदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते थे, और जब नीचे वाली आती थी हाइड्रोजन से नीचे वाली तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं हो पा रहा था। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या ले ले, सोडियम ले ले और HCl के साथ रिएक्शन करवाए तो हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। क्यों, क्योंकि सोडियम ऊपर की तरफ है और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, उससे नीचे है, तो उसकी क्रियाशीलता क्या है, हाइड्रोजन से अधिक है, इसलिए वो हाइड्रोजन को हटा देता है। फिर उसके बाद इस श्रेणी में रखी गई धातुएं अपनी नीचे वाली धातुओं को आसानी से विस्थापित अथवा प्रतिस्थापित कर देती हैं। इस श्रेणी में रखी गई जितने भी नीचे हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ये सोडियम ले लिया, उसके बाद कॉपर सल्फेट ले लिया बेटा। जैसे हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि सोडियम की क्रियाशीलता अधिक है, तो यहाँ से ये बना लेगा सोडियम सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, सोडियम सल्फेट, और कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा। ये बातें समझ में आ रही है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है, यदि आयरन की रॉड में HCl के विलयन में डाला जाए तो कौन सी गैस निकलेगी। यदि आयरन की रॉड है उसको HCl की विलयन में डाला जाएगा तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, ये प्रश्न के तौर पे लिखिएगा। ठीक, ये प्रश्न है, प्रश्न में हम दे देंगे क्या, यदि यदि आयरन की रॉड, ठीक, HCl विलयन में डाला जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी। ठीक,
कौन सी गैस निकलेगी? अगर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में बताओ, वरना मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आयरन होगा, ठीक, आयरन होगा, HCl के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए तो क्या बनाएगा, FeCl2 बना लेगा, FeCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से रिलीज कर देगा। आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक, यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर लो, ये हो गया। उसी तरह हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉपर सल्फेट की विलयन ले लें और उसमें जिंक को मिला दें, ठीक, जिंक की रॉड को उसमें डालते हैं तो विलयन का रंग क्यों, विलयन के रंग में क्यों परिवर्तित हो जाता है, उसके रंग को क्यों परिवर्तित कर दिया जाता है? तो यहाँ पर होगा, यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के रॉड को डालते हैं तो विलयन का रंग क्यों परिवर्तित हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रहा प्रश्न दूसरा आपके पास। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक, किसका रॉड डालना है, जिंक, जिंक का रॉड डालने पर विलयन का रंग परिवर्तित क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे क्यों हो जाता है बेटा, ध्यान से देखोगे तो ये रहा कॉपर सल्फेट का विलयन, इसमें हमने जिंक के रॉड को डाल दिया, तो ये क्या करेगा, जिंक जो होगा सक्रियता श्रेणी में ऊपर आएगा, कॉपर नीचे आएगा, तो यहाँ से जिंक सल्फेट बना देगा, इसको विस्थापित कर देगा और यहाँ पे कॉपर हट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इससे तुम लोग सक्रियता श्रेणी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम क्या करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया को शो कर सकते हैं कि नहीं। इतना नोट करो जल्दी से। हमारा धातु खत्म हो जाता है, अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु। अधातु किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक। नॉन मेटल्स क्या होंगे, मेटल्स तुम लोग क्या जानते थे, मेटल्स ये बताते थे कि वे तत्व जो अपने एक इलेक्ट्रॉन को, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते थे और क्या कराते थे, धनावेशित बना लेते थे, उसे हम लोग क्या कहते थे, धातु कहते थे। तो अधातु क्या होंगे बेटा, वे तत्व जो अपने एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋण आवेशित हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे अधातुएं कहते हैं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, सॉरी बेटा वहां पे मैं बोल दिया था, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ग्रहण करेंगे, तो आप बोलोगे ऐसे, वे तत्व जो अपने वाहतम कोश में, है ना, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधातुएं कहेंगे। तो यहाँ पे डिफिनीशन में लिखिएगा, वे तत्व जो, वे तत्व जो अपने वाहतम, जो अपने वाहतम कोश में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आवेशित हो जाते हैं, उसे अधातु, अधातु कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना, क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, या फिर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।